अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। जिस राज्य के अंदर चुनाव होता है, राजस्थान में चुनाव था, राजस्थान के अंदर सक्रिय थी ईडी सीबीआई। ये तो एक आम बात हो गई। इस वक्त झारखंड के अंदर लगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर आए बगाहे जो है ईडी सीबीआई जब मन करता है चली जाती है। ये तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, उनकी कैंपेन बंद करने के लिए किया जा रहा है। पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी, ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो पहली बार है ना पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। तो ईडी का संबंध, इंडिया में टेंशन, इंडिया गठबंधन। ईडी ने देश के 2 मुख्यमंत्रियों को अलग अलग घोटालों के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए 3रा सम्मन मिला था। दूसरे मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खनन घोटाले में पूछताछ के लिए 7वां सम्मन मिला था। एक को 3 सम्मन जारी हुए और दूसरे मुख्यमंत्री को 7 सम्मन। दोनों ही मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए नहीं गए। दोनों ने ईडी को जवाब भेजा। वो जवाब भी करीब करीब एक जैसा ही था दोनों मुख्यमंत्रियों का। वो जवाब कुछ इस तरह था कि ईडी ने सम्मन राजनीति से प्रेरित होकर भेजे हैं और बदनाम करने की नीयत से भेजे गए हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसलिए जांच से घबरा रहे हैं। अब सवाल यह कि आखिरकार केजरीवाल को यह सम्मन जारी हुए तो हुए क्यों? दरअसल केजरीवाल को जो 3 सम्मन जारी हुए हैं, ईडी का कहना यह है कि वो बयान लेना चाह रही है अरविंद केजरीवाल से। बयान क्यों? क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ और उसकी जांच ईडी कर रही है। इसलिए दिल्ली में शराब घोटाले की जांच के लिए ईडी बयान दर्ज करना चाहती है। आपको बता दें कि नई नीति बनाकर घोटाले करने के आरोप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे हैं। शराब माफियाओं से आम आदमी पार्टी को फंडिंग मिली, ये आरोप भी चस्पा हुए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीएम, जो आम आदमी पार्टी का तर्क है, सीएम या निजी हैसियत से यह सम्मन जारी किए गए हैं, पहले यह स्थिति स्पष्ट करें। अरविंद केजरीवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन का जिक्र कर लेते हैं। कब कब सम्मन उनको जारी हुए, उसकी फहरिस्त आपके सामने है। हेमंत सोरेन को कितने सम्मन जारी हुए,
उसे हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। पहला सम्मन जारी हुआ 8 अगस्त को। पहला सम्मन, यह देखिए 8 अगस्त को पहला सम्मन जारी हुआ। पेशी होनी थी 14 अगस्त को, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं आए। फिर दूसरा सम्मन जारी होता है 19 अगस्त को। पेशी होनी थी 24 अगस्त 2023 को, लेकिन नहीं आए। तीसरा सम्मन जारी हुआ 2 सितंबर 2023। कहा गया कि 9 सितंबर को पेश हुई है, नहीं आए। फिर चौथा सम्मन 18 सितंबर को, पेश होना था 23 सितंबर को। फिर पांचवा सम्मन जारी हुआ 1 अक्टूबर को, पेशी होनी थी 4 अक्टूबर को। हुआ वही जो होता आया, सीएम साहब नहीं आए। फिर छठा सम्मन जारी होता है 11 दिसंबर को। कहा गया कि 12 दिसंबर को आप आइए। और फिर उसके बाद आखिरी दाव खेला ईडी ने 7वां सम्मन जारी करते हुए 29 दिसंबर को। 3 जनवरी को कहा पेश हुई है, नहीं हुई। यानी एक के बाद एक सम्मन जारी हुए, सम्मन पर सम्मन, सम्मन पर सम्मन, लेकिन नहीं पेश हुए सीएम हेमंत। अब इसी को लेकर सियासत उफान पर है। पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मसला सम्मन का है, सियासत का है। और सवाल का भी है कि आखिरकार सम्मन पर सर्दी के मौसम में सियासत क्यों गर्म है, क्यों आखिरकार घोटाले पर यह घमासान छिड़ा है, और इसको लेकर सियासत की पर्दे के पीछे दास्तान क्या है। कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा सुनिए कुछ बयान। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है, तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। देखिए, तो बिल्कुल साफ है, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे उनको टारगेट किया जा रहा था उनके चुनाव से पहले। जिस राज्य के अंदर चुनाव होता है, राजस्थान में चुनाव था, राजस्थान के अंदर सक्रिय थी ईडी सीबीआई। ये तो एक आम बात हो गई। इस वक्त झारखंड के अंदर लगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर आए बगाहे जो है ईडी सीबीआई जब मन करता है चली जाती है। ये तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, उनकी कैंपेन बंद करने के लिए किया जा रहा है। पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी, ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह के लिए भी आपने खेला, उनको भी हाई कोर्ट तक ने राहत नहीं दी है, और आज भी बहाने बना रहे, विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर कहते थे पहले इस्तीफा फिर जान। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे तो यह राजनीतिक बयान आप सुन रहे थे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक, हमारे साथ राज शर्मा जी,
कांग्रेस के तेजतरा चेहरों में से एक चिराग सेठी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और परमवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चिराग जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि मसला आपके घर का है। केजरीवाल जी 2012 से पहले एक बात कहा करते थे, कहते थे कर नहीं तो डर नहीं, कर नहीं तो डर नहीं। तो आज उसी बात पर अमल क्यों नहीं करते? क्यों ईडी के संबंध से बार बार भाग रहे हैं? देखिए तिलक जी, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। ये जो ईडी नहीं है, अब ये हो गया है इलेक्शन ड्यूटी, जहां पर ईडी को काम दिया गया है ऑपोजिशन के नेताओं को एक एक पकड़ पकड़कर जो भाजपा कार्यालय में एक सुनियोजित तरीके से चीजों को बनाया जाता है, परोसा जाता है और ईडी को दे दिया जाता है। आप मुझे बताइए, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने एक सवाल पूछा, 3 समन हो चुके हैं, उसका जवाब नहीं मिला कि आप उन्हें किस लिए बुला रहे हैं। आप उन्हें एक सीएम के तौर पर बुला रहे हैं, आप उन्हें नेशनल कन्वीनर के तौर पर बुला रहे हैं। आपने आम आदमी पार्टी की सारी ट्रांजैक्शन देखी, आपने आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर को बुला लिया, उन्होंने सारी आपको डिटेल्स दी थी। आपने इवन जो पोस्टर लगाए थे गोवा में उनसे बात कर ली, आपको एक पैसे का ट्रेन नहीं मिला। सीबीआई के सामने भी अरविंद जी गए थे, उन्होंने अपना बयान दिया था। ईडी के सामने भी हम जाएंगे, हमें बस इतना बता दीजिए कि किस बेसिस पे आप बुला रहे हैं। ईडी उसका जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि जवाब है ही नहीं, क्योंकि ये तो सब भाजपा कार्यालय में बना था, वहां से होके आपके पास आ गया। नहीं, आप कह रहे हो ना कि जब कुछ किया नहीं तो फिर जाकर जवाब देने में क्या दिक्कत है? आपने तो कुछ किया नहीं, आप तो पाक साफ हैं। बिल्कुल तिलक जी, हम बिल्कुल पाक साफ हैं और इसके लिए हम हमारे सारे जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं आम आदमी पार्टी के, ट्रेजरर से लेकर हर आदमी को बुलाया गया है, वो गया है। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री जी जब ये कहते थे कि नैतिकता के आधार पर अगर कोई आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, आज वो ईडी के सामने पूछताछ तक के लिए पेश नहीं हो रहे, तो फिर तिलक जी फिर तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। कोई भी अच्छा, तो मतलब 2012-13 की थ्योरी अब नहीं लागू होती? नहीं, बिल्कुल लागू होती है, पर आप कुछ प्रूफ तो कीजिए। पैसे का ट्रेल मिलता नहीं है, कोर्ट में जजेस पूछ के परेशान है कि मनी ट्रेल दे दीजिए, मनी ट्रेल नहीं, तो तब कौन सा आपके पास सबूत हुआ करते थे जब आप कहते थे इनके स्विस बैंक में अकाउंट हैं, चेक करिए? शरद पवार पर बोलते थे आप, नितिन गडकरी पर आप बोलते थे। 15 लाख रुपए जब आने वाले थे तिलक जी, वो 15 लाख रुपए आपने लालू को भ्रष्टाचारी बोला ना सर? मैंने तो नहीं कहा, आप लोगों ने ही कहा था। तिलक जी, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। प्रधानमंत्री जाकर महाराष्ट्र बोलते हैं कि अजीत पवार 71,000 करोड़ के स्कैम वाले हैं और 2 दिन बाद उनकी पार्टी उन्हें जब उप मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? 71,000 करोड़ जो बोलते थे आज वो स्कैम खत्म। छगन भुजबल जी को 2016 से ईडी की यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि भैया इन्होंने किया तो हमको भी है परमिशन चाहिए? हमने नहीं किया, हम तो बहुत क्लियर बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, हम आ जाएंगे, हम सीबीआई के लिए। अरे चिराग जी एक बात बताइए, यानी कुल मिलाकर आप ही की बात में मान लूं कि ये जेल में डालना चाह रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं को, बड़े तो जेल से ही सरकार चलेगी पूरी? ये ऑपोजिशन के लिए डर है। देखिए 95% केसेस जो है, कन्विक्शन तो है ही नहीं, कन्विक्शन तो 0.5% है। चिराग जी 95% सिसोदिया जी अंदर, संजय जी अंदर, सत्येंद्र जैन पर, और अब केजरीवाल जी, पूरी सरकार क्या जेल से चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी। अगर लोग चाहेंगे जेल से सरकार चलेगी तो जेल से चलेगी, क्योंकि देखिए आज आप भाजपा में शामिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा भाजपा वॉशिंग पाउडर। उसके बाद हिमंत बिश्व शर्मा हो, मुकुल रॉय हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार, बिल्कुल क्लीन। आज हम लोग बोल रहे कि हम आज भाजपा के साथ है, देखिए कल सुबह सारी चार्जशीट बंद हो जाएगी। जैसे छगन भुजबल जी के लिए प्ली जो ईडी ने विड्रॉ कर ली कि कोई केस ही नहीं है, आपने ऐसे ही उन्हें 6 सालों से केस कराया और अब आपने उनके नेफ्यू के अगेंस्ट प्ली विड्रॉ कर ली। मुकेश त्यागी जी, वो केस आ गया, वो पैसे कहां गए? ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने का, डराने का। मुकेश त्यागी जी, अरविंद केजरीवाल जी, एक मिनट, ओके चिराग जी, एक मिनट। मुकेश जी, भ्रष्टाचार बहाना, विपक्ष को निपटाना 24 से पहले? खिसियानी बिल्ली खंबा खसौटे। आपकी आवाज में थोड़ी गूंज आ रही है स्टूडियो से। तो मैं ये समझता हूं कि केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से देश के साथ जो छल किया है और एक बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व की छवि इन्होंने बनाई, उसमें उनको आंशिक सफलता प्राप्त हुई। दिल्ली में उनकी सरकार बनी और उन्होंने अपने तमाम सिद्धांतों से यू टर्न लिए। बोले मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। ये वही हैं जिन्होंने सड़क से संसद तक अपना संघर्ष किया था, ईमानदारी का झंडा लहराया था। आज
किस प्रकार से इनके 3 मंत्री अंदर हैं, लगातार कोर्ट के आगे पेशियां हो रही हैं, इनके बड़े बड़े वकील वहां पे खड़े हैं, लेकिन इनको वहां पर बेल नहीं मिल रही है। तो क्या जुडिशियल प्रक्रिया भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? क्या हर इंस्टीट्यूशन इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? तो ये अगर 3 बार इनको सम्मन मिल चुका है तो ये क्यों नहीं जाते ईडी के सामने? और ये आप कह रहे हो ईडी के सामने नहीं जाते? हाँ, अगर इन्होंने किया है कुछ तो भ्रष्टाचार किया है ना, आपकी नजर में तो ये भ्रष्टाचारी है, आप तो यही कह रहे हो ना, तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आपके पास तो सबूत है, आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया ना। हम कौन होते गिरफ्तार करने वाले? तो ईडी की प्रक्रिया अच्छा, है, ईडी तो अपना डिसाइड करेगी। आप नहीं, सबूत कहने का मतलब सबूत का हवाला दिया जा रहा है ना, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ईडी गिरफ्तारी कर रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। अब तो फिर यहाँ इस मामले में चूहे बिल्ली का खेल क्यों चल रहा है? हेमंत सोरेन को 7 सम्मन जारी हुए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर अगर भ्रष्टाचार किया है तो गिरफ्तार करिए ना सर। नहीं तो अभी देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे पाप का घड़ा बढ़ता है, एकदम थोड़ा भर जाता है। ये जुडिशियल प्रक्रिया है सर। इसके अच्छा, अंदर तो मतलब मौके का इंतजार किया जा रहा है? नहीं, इसके अंदर प्रथम दृष्टा एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एविडेंसेस को। अब आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने समीर महेंद्रू के साथ फेस टाइम किया, क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। ये तो जग जाहिर है कैसे पॉलिसी को प्रिंट आउट लिया गया, कैसे उसको ट्वीक किया गया, कैसे इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को झापड़ भी मारा था उसमें इनके। तो ये तो इनकी अराजकता तत्व जो है इनके अंदर भरा पड़ा है। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट में आ गए हैं और किसी प्रकार से ये प्रकार पूरे भारत पर ये अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। ये इनका एजेंडा है। बात जो, हाँ चिराग जी, जो बात मुकेश जी कह रहे हैं कि भाई समीर महेंद्रू, विजय नायर, सी अरविंद, ये लोग तो बता रहे हैं ना कि कैसे घोटाला हुआ। यही बात कह रहे हो ना मुकेश जी आप? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। फेस टाइम पे क्या बात हुई जरा बताइए, क्या बात करी? केजरीवाल जी का लेना देना कुछ नहीं, तो क्यों इन्होंने फेस टाइम? क्योंकि उनसे मिलने का पहले प्लान था, मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद विजय नायर ने महेंद्रू से अभी जवाब दे रहे हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। अभी अहम पहलू पर आता हूँ, चिराग जी जवाब दीजिए। बिल्कुल तिलक जी, आई थिंक मुकेश जी ने शायद कोर्ट के जजमेंट पढ़े नहीं है। ये हियर से एक वर्ड होता है, कानो सुनी बात, हियर से। ये हियर से था, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। जज साहब पूछ रहे हैं मनी ट्रेल दे दीजिए, बोला गया 338 करोड़ रुपए का दुकानों को प्रॉफिट हुआ और इसी को लेके बीजेपी वाले कूद रहे हैं कि देखो 300 करोड़। भाई तो वो प्रॉफिट है जो होलसेलर को हुआ। अगर 300 करोड़ रुपए प्रोसीड ऑफ क्राइम था तो उन 338 करोड़ रुपए को जब्त क्यों नहीं किया गया? 10 के 10 जितने होलसेल वेंडर्स थे सबको उठा के ईडी ने बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो क्राइम था ना। वो पैसा जो होलसेल में आया, जो प्रॉफिट था, वो तो क्राइम था, उसको लेना चाहिए। देखिए पीएमएलए के केसेस में जो प्रूफ करने का बर्डन होता है वो एक्यूज पे होता है। आप कहीं ना कहीं समझिए, क्योंकि इसको लिंक किया गया है टेररिज्म के साथ, तो जज जब तक कन्विंस नहीं होगा। अब आप बताइए 50,000 पेज की चार्जशीट, 500 से ज्यादा विटनेसेस, क्या आप उसको 2 महीने में, 1 महीने में टेस्टिमनी दे सकते हैं? नहीं कर सकते। जज को कन्विंस होना पड़ेगा। ये पीएमएलए के जो केसेस इन्होंने बनाए हैं, जो पीएमएलए का पूरा एक्ट बनाया गया है, वो सिर्फ ऑपोजिशन के लिए बनाया गया है। खुद को साबित करना है आप बेगुनाह हो। बिल्कुल करेंगे और जज हमारे पूरा न्याय करेंगे। एक मिनट मुकेश जी, जल्दी से, फिर राज जी आपके पास आ रहा हूँ। मुझे लगता है कानून की जानकारी कम है और इसी वजह से ये इस प्रकार की छीटाकशी कर रहे हैं। मुझे बताइए सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिल पा रही है? तमाम आपके आर्गुमेंट हैं, मनी ट्रेल नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रथम दृष्टा एविडेंस उनके खिलाफ है। नहीं, कोर्ट ये भी तो कह रहा है कि सबूत तो पेश करिए। नहीं, सबूत भाई सबूत पेश होगा तो मुझे बताइए, फिर बेल कर दे। अगर कोर्ट को लग रहा है कि आप वही तो कह रहे हैं ना वो चिराग जी। नहीं, सबसे पहले मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप बीजेपी को और ईडी को, जिस प्रकार का आपका वक्तव्य आ रहा है कि हम ईडी को चला रहे हैं, ये ईडी का स्वतंत्र कार्यक्रम है। उसे अधिकार क्षेत्र के अंदर वो अपने अधिकारों को वो कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप बीजेपी को क्यों घसीट रहे? मुझे वो कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। समझ तो भेजना चाहिए था आपको कुछ करना तो चाहिए था, लगना तो चाहिए था भाजपा को। अरे हम क्या करें इसमें? अगर ईडी के बीच में हस्तक्षेप करेंगे तो आप कहेंगे जैसे वो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ ये गोल्डन केज का तोता है। अरे वहां तो अश्विनी कुमार ने सीबीआई के हलफनामे को ट्वीट किया था जब वो लॉ मिनिस्टर थे। तो फिर आप ये कहेंगे अरे भाई ये तो हस्तक्षेप कर रहे हैं ईडी के मामले में।
तो हम लोगों को ईडी से कुछ लेना देना नहीं है। ईडी स्वच्छंद, अगर आपके हक का कानून मुझे बता दीजिए, अजीत पवार जी करप्ट है? चलिए एक सेकंड बता दीजिए, सुन लीजिए। अगर आपके बुनियादी हकों का हनन हो रहा है तो कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप ये भाजपा पे क्यों डालते हैं प्लेट भाई? आपको किसने रोक रखा है? करप्ट है कि नहीं है? आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतना पैसा है, मैं मदद मांगते हैं एडवर्टाइजमेंट को देखता हूँ, 5-5 मिनट के एडवर्टाइजमेंट चल रहे तमाम चैनलों के ऊपर, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? अजीत पवार जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मुझे बता दीजिए। मुझे ये बताइए, चलिए आप हमारे भ्रष्टाचार, आप कहते हैं मेरी शर्ट काली है, तो आप भी अपनी शर्ट काली करने में लगे हुए हैं। आपके ये डिफेंस ले रहे हैं, ये सबसे ज्यादा डिफेंस है। मैं आज आपको बताता हूँ, इससे ज्यादा अगर आप मान रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं? सुनिए, अरे सुनने का धैर्य रखिए। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि नहीं, 22 मामलों के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया सेबी का, और आज जो है दूध का दूध पानी पानी हो गया है। उन्होंने कहा जब सेबी है तो एसआईटी की क्या जरूरत है? अब ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको तमाचा मारा है, हिंडनबर्ग लेकर के। एक मिनट, ये सब बातों पर आते हैं, लेकिन एक मिनट राज जी, ये सियासी बहस तू मैं तो जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको राज जी बधाई देना चाहूंगा। बधाई हो सर। किस बात की? सर आपने जो आरोप लगाए थे केजरीवाल जी पर वो सच साबित हो रहे हैं। ना वो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, आप लोगों ने कहा था ना घोटाला इन्होंने किया, मैं तभी आपको इसलिए बधाई दे रहा था। नहीं, ये राजनीति होती है, राजनीति में सारे शब्द अस्थायी होते हैं। अच्छा, वो राजनीति थी। आपने झूठे आरोप लगाए थे यानी? नहीं, कोई झूठे नहीं कहे मैंने। मैं आपके शब्दों को कैसे कह दूं? नहीं, मेरे शब्द नहीं है, आप ही के थे ना कि इन्होंने घोटाला किया। नहीं, ठीक है, हमने लगाए इल्जाम में नहीं, बीजेपी ना बीजेपी ने बाद में आरोप लगाए, पहले आपने कहा था ये भ्रष्टाचारी हैं, जांच होनी चाहिए। नहीं, ऐसे तो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं। अच्छा, मन करता है तो किसी को भ्रष्टाचारी बोल देते हो आप लोग। नहीं, वो आप लोगों को नहीं कहा जाता। मतलब जब पता चलता है हम कह सकते हैं हमें ये पता चला, जैसे कि एक लड़की कहती किसी ने बलात्कार किया, तो आदमी पहले यही कहता है कि इसने बलात्कार किया होगा, फिर देख लिया जाता है क्या है। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हो कि बेकसूर है केजरीवाल जी, परेशान किया जा रहा है? नहीं, मैं एक बात कहूंगा जी कि बेकसूर हैं या नहीं है, ये फैसला मैं नहीं करूंगा। हाँ। ना मेरी पार्टी करेगी। लेकिन एक और बात, चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं, आज से पहले 2014 से पहले एक राजनीति में एक मतलब रिश्ते निभाए जाते थे। अच्छा, मगर तो आज मतलब अभी मैं सुन रहा था, भ्रष्टाचार करो हम भी करेंगे, रिश्ता निभाएंगे। सुन लो ना, पूरी बात सुनो। अभी मुकेश जी कह रहे थे पाप का घड़ा भर रहा है, ये बात तो सही कही इन्होंने। पाप का घड़ा 2014 में भरना शुरू हुआ था और 2024 में भर जाएगा। नहीं, 19 में आपने यही कहा था। एक और बात कहता हूँ, हाँ। तिलक भाई जरा सुन लें आप। मैं एक बात और कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, 2014 में जब से सरकार में आई उसके बाद ये झूठ का पुलिंदा बन गए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनका, जैसे कि ये कह रहे हैं कि ईडी का इन पे कंट्रोल नहीं, तो ये बता दीजिए क्या ईडी को सारे पता है? विपक्ष के नेताओं को ही पता है, आपके नेताओं के नहीं पता है। मुकेश जी, आप ही का एक विधायक कह रहा था कि अगर मुझे निकालोगे तो 40,000 करोड़ का जो घपला किया है कोरोना में बता दूंगा। बताओ क्या कहना है मुकेश भाई? देखिए, किसी ने किसी के हाथ नहीं पकड़े हुए। आप लोग कोई छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी नहीं, विपक्ष में इतने बड़े बड़े वकील हैं, कद्दावर वकील है, कपिल सिब्बल है और तमाम ऐसे वकील आप लोगों के पास हैं। तो आप लोग किसने हाथ पकड़ा हुआ है कि आप प्रथम दृष्टा एविडेंस लेके आइए सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ आप रिट पिटीशन फाइल करिए, उसके इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करवाइए ना। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कोर्ट भी हम ही चला रहे हैं, मतलब जज जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे हुए वहां पर। तो इस प्रकार की बातें मत करिए, बड़ी संकीर्ण विचारधारा प्रतिबिंबित कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं चला पा रहे हो। आप अपरोक्ष रूप से कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। यही तो आपका गम है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा खूबसूरती नहीं चला पा रहे हो। नहीं हम लोग, वरना मुकेश भाई कुछ भी ऑर्डर करता है, यहाँ पे कोर्ट पे बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जाने जाते हैं अपने फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आप और जो गलती करेगा उसको कोर्ट सजा दे रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अच्छा, मैं एक बात पूछ लूं मुकेश भाई, एक बात का जवाब देंगे आप?
बोलिए। एक नाबालिग के रेप में अभी आपके विधायक को सजा हुई है, उसका कल्प्रिट पहले था, वो जो उसने किया था वो पहले था। आपकी भारतीय जनता पार्टी तथा कथित मेरे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने टिकट उसको क्यों दिया था? भाई इतना सा बता देना, सिंपल सी बात है, क्यों दिया था टिकट? जब तक उसका फाइनलिटी पे नहीं पहुंचेगा तब तक उसका अधिकार बना रहता है। फाइनलिटी फिर आप कैसे कह देते हो केजरीवाल साहब भ्रष्टाचारी हैं, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं? आप कैसे कह देते हो? हम तो कह रहे हैं बताइए। हम तो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टा एविडेंस उनके खिलाफ है। क्या कर रहे हैं? दूसरा सवाल राजी, एक मिनट सवाल पूछने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो ना। मैंने तो आपसे पूछा, आपने कहा कि नहीं, हमने तो ऐसे ही आरोप लगा दिए थे, राजनीति में लगते रहते हैं। एक मिनट, आपको तो कोई टेंशन नहीं है ना। और जहां तक रही कोर्ट के मसले की बात, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आपके दो बड़े चेहरे, कोर्ट में मामला है मगर जेल नहीं गए। एक मिनट सुन तो लीजिए ना सर, सलाह दे रहा हूं आपको, बाकी आपका विवेक। आपको लगता है एक मिनट ये भ्रष्टाचारी हैं, वो मालूम है किसने उस लड़ाई को लड़ा कानूनी नजरिए से? उसमें कोई बीजेपी का लेना देना नहीं था। सबूत इकट्ठे करिए, कोर्ट चाहिए, कोर्ट अपने आप सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक, किसके नेता है सुब्रमण्यम स्वामी? किसके नेता आपको मालूम है? वो किसके नेता रहे ये भी मालूम है आपको? तो आप उनसे कहिए ना। तो ये उस विषय में मत जाइए। अगर आपको कोर्ट के ऊपर यकीन है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट अब किसको लालू प्रसाद यादव किसके? परमवीर जी, ये ईडी वाला एक मिनट जरूर कहूंगा। एक मिनट राजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राजी आपने तो कुछ किया नहीं है, आपने तो आरोप लगाया, बीजेपी जांच करवा रही है, आप परेशान हो रहे हो। देश को दिशाहीन करेगी तो अच्छा कोई लगेगा भाई। ठीक, एक मिनट परमवीर जी, ये सियासत का खेल क्या है? जब कर नहीं तो डर नहीं। वहां हेमंत सोरेन को 7 नोटिस सम्मन जारी हुए, यहां केजरीवाल जी को 3 जारी हुए, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। वहां विधायक दल की बैठक बुला ली, अब कहा कि 25 साल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, लेकिन सम्मन जारी हुआ, ईडी के पास नहीं जाएंगे। तिलक जी देखिए, ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। हाँ। यहाँ पर बार बार हमें कहा जाता है कि सारी एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन एजेंसीज की रचना ही इस तरीके से होती है कि सरकारी हस्तक्षेप होगा, उनकी सरकार की उनको सुननी पड़ेगी, लेकिन सरकार के ऑर्डर पे काम नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर मैं कोट करूंगा, आप देखिएगा, एक्स सीएम आज तक जो कोई जेल गए हैं, लालू जी से याद है, पहले करुणानिधि जी को उठाया गया था, बड़े टीवी पर चली थी खबरें, वो धक्का मुक्की करते हुए पुलिस लेकर गई थी, मैंने भी देखा था, आपने भी देखा होगा उस समय। तो लेकिन एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में फॉलो करने के लिए नोटिस आ रहा है, तो उनका कानूनी अधिकार है, वो नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं, वो अपने वकीलों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। और ये सुंदरता है, मैं कहूंगा डेमोक्रेसी की सुंदरता है। हमारी जो ये एजेंसीज है, इनकी रचना इस तरीके से हुई भी है। बार बार एक बात आती है कि ईडी किसी पार्टी के कहे पे काम करती है, और अभी आज का मैं अभी खोज रहा था, डेक्कन हेराल्ड की ये खबर है 24 जुलाई 2023 को, और इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर पंकज चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिटर्न भी हमारा एक रिप्लाई दिया हुआ है लोकसभा में। ईडी की कामकाज के बारे में बताया गया था, तो इसमें उनको काफी छोटी बाद में कंक्लूड करूंगा, 1542 लोग ईडी में काम करते हैं पूरे देश भर में। अभी तक पिछले लगभग 9 साल में 31 पीएमएलए के केसेस रजिस्टर किए गए थे, जिसमें 54 अक्यूज्ड को सजा हुई है, हो चुकी है, और अंडर ट्रायल नहीं है, सजा हो चुकी है। 29 केस में अपना जजमेंट कोर्ट में सबमिट हो चुका है, मतलब कोर्ट का जजमेंट आ गया है। ये सक्सेस रेट 93.54 है, और इसमें तमाम तरीके के लोग हैं साहब। इसमें मैं एक बात है, नेता कम है, लेकिन व्यापारी जो होता है या कुछ भी ऐसा, तो मैं बीच में अभी पूरी खबर नहीं है, वो तमाम आया है। तो अब ईडी का मोराल तो डाउन मत कीजिए, आप क्या करिए बात कि ईडी कॉम्प्रोमाइज है, इसको एजेंसी किसी को आप नहीं पकड़ सकते, ये राजनीति है। अच्छा, यानी कुल मिला के वो पूछ रहे राज जी, वो ये कह रहे हैं कि वो जो नोटों के बंडल बरामद हुए थे आपके सांसद के यहाँ से, वो भी गलत थे क्या? तो वो जेल क्यों नहीं भेजा उन्हें? अच्छा, जेल नहीं भेजा? नहीं, वो नोटों के बंडल तो बरामद हुए थे ना। नहीं, मेरी बात तो सुन लो, नोटों के बंडल मेरे घर पे भी हैं, 6 लाख मेरे यहाँ भी पड़ा। अच्छा, ईडी ले जा ले। नहीं 6 लाख वाला मामला नहीं है ना। नहीं, एक और बात, कितने बरामद हुए सांसद के यहाँ? ये कह रहे परमवीर जी, वो कह रहे मोरल डाउन कर रहे हो आप, अज्ञात तो बरामदगी ना आ रही हो, मुझे किसी के घर से AK-47 मिल रही है मुख्यमंत्री के। अगर AK-47 का लाइसेंस है तो कैसे पकड़ लोगे? AK-47 कहाँ पर होता है सर? अफगानिस्तान में होता होगा। एक बात कही है,
परमवीर भाई, आप जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरे नहीं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बन जाऊंगा। कांग्रेस आप अच्छा कैसे बनते हो, कैसे पकड़ते हो गिरेबान को? अगर ये लाइसेंस है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता एक और मेरी बात सुनिए ना, आप अच्छा आचरण पहले मेरी बात से जवाब दीजिए आप। अरे मेरी बात करवाइए। मेरे पास वेबले रिवॉल्वर है, अभी दरोगा जी आए मेरी वेबले लेके मुझे भी ले जा रहे थाने, और पेपर में छप जाएगा। एक मिनट सुनिए आप, कि राज शर्मा के पास से वेबले मिली है, 12 बोर्ड मिली है, वो पेपर में छप जाएगा, मैं अपना लाइसेंस दिखा दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपके 300 करोड़ का हिसाब दे देंगे, मतलब आपके खिलाफ रिपोर्ट दिखा दूं। 300 करोड़ जो पाए हैं आप उनका हिसाब दे देंगे, मतलब है ना, उनका लाइसेंस दिखा देंगे। एक मिनट परमवीर भाई, आप पता क्या दिक्कत क्या आप लोगों के साथ कंपैरिजन कि आप लोग बायस लॉजिकल कंपैरिजन होना चाहिए ना, क्या मतलब कंपैरिजन लॉजिकल होना चाहिए। आप वेबले का अभी मैंने कहा कि कैसे कंपेयर कर अगर सकते हैं? एक बार रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट, पहले ये समझा करिए परमवीर भाई, सर ऐसा नहीं जीवन में आप कभी प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, आप सोचेंगे अंग्रेजी बोल के मुझे आप बीजेपी के आदमी में नहीं आऊंगा। आप रेफरेंस खाली करके नहीं आते हो, जो बातों में होता है जिनमें समानता कुछ हो। मेरी बात का जवाब दीजिए, अमेरिका के मेरी बात का जवाब दीजिए आप, बोलेंगे रेफरेंस पहले परमवीर भाई मेरी बात का जवाब दीजिए आप। जैसे मैंने कहा AK-47 पकड़ी जाए, अगर मेरे पास लाइसेंस है तो आपने कैसे झपट्टा मारा मेरे ऊपर? लाइसेंस नहीं होता, मुझे मत बेवकूफी की बात है साहब। AK-47 का लाइसेंस हिंदुस्तान में होता है क्या कभी? किसी सेमी ऑटोमेटिक बाइक का लाइसेंस आपके पास रिवॉल्वर है? अगर क्या होता मतलब जवाब दीजिए सर। अच्छा, अगर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जब आपने आगे बताइए, अगर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे आप बताइए, अगर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अलाउड होता है? अरे आप बताइए, अगर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप पहले ये बताइए, आपने फॉर्म भरा? आप पहले बताओ, नहीं गलत नहीं बोलना, आप पहले बताओ। अगर सब था मेरे उसमें, अगर कोई अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं, ये इंग्लिश की क्लासेस क्यों चला रहे हो राज जी? कुल मिलाकर ये है, आपने कहा AK-47 का लाइसेंस मिलता है, चल ठीक है। AK-47 का एक मिनट 300 करोड़ रुपए बरामद हुए, उसका क्या? उसका लाइसेंस था कोई? उसका भी लाइसेंस था आपके पास? क्यों नहीं भेजा जेल में फिर? अच्छा, तो मतलब जेल में नहीं भेजा इसलिए जो है आप पाक साफ हैं? कोई तो उन्होंने हिसाब दे दिया, हिसाब दे दिया, उन्होंने हिसाब दे दिया ना। अच्छा, हिसाब दे दिया। अरे मेरे पास 10 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है, आएगी इनकम टैक्स, मैं हिसाब दे दूंगा। आप मेरी बात सुनिए, इलेक्शन में मैं 2 लाख रुपए गाड़ी में लेके जा रहा, ठीक, वो पूछते कहां से मैंने निकाला, इसको देना है। हाँ जी तो बताओ। ठीक, एक मिनट अगर सब करा। चिराग जी अपनी बात रखना चाह रहे, फिर मुकेश जी पूरा वक्त आपको। चिराग जी बोलिए। जी तिलक जी, डॉक्टर परमवीर ने डेटा तो बड़ा अच्छा बताया, पर थोड़ा सा डेटा मिसमैनेज कर दिया। 2005 से आज तक ईडी ने 5,906 मामले किए हैं, जिसमें से आज मैं आपको बता रहा हूँ चार्जशीट जो हुई है वो 1142 मामलों में हुई है, कन्विक्शन हुई है 25 में। ठीक है, आज 2014 के बाद 121 टोटल मुकदमे पॉलिटिशियंस पर चले हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें से 115 ऑपोजिशन पर है। 95% ये जो डेटा को घुमाया जाता है ना, मैं बताता हूँ 0.42% ये है ईडी का कन्विक्शन रेट, 96 नहीं है। 5,906 केसेस में ईडी को 24 लोग मिले कन्विक्ट। सोचिए कितना रिसोर्सेज का वेस्ट है। 121 नेताओं में 115 ऑपोजिशन के नेता है, क्योंकि बाकी नेताओं पे केस चलाने की ऊपर से परमिशन नहीं है। जो ईडी ऑफिस से ऊपर एक बीजेपी का दफ्तर है, वहां से परमिशन नहीं मिलती। ये जो डेटा को घुमा फिरा कर दिखाया जाता है ना, 96%, ये उसका एक बाइफरकेशन है। 5,906 केसेस में आप 24 लोगों को कन्विक्ट कर पाए हैं। लगा लीजिए कितना परसेंटेज है, 0.42%। 121 ऑपोजिशन के नेता में 115 ऑपोजिशन वाले हैं। ठीक, परमवीर जी राइट करना चाह रहे हैं, फिर मुकेश जी पूरा वक्त आपको। तो ये जो कहानी बनाई जाती है ना कि ईडी बहुत इंडिपेंडेंट है, ईडी का तो कोई लेना देना नहीं। आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ इलेक्शन से पहले भूपेश बघेल जी को आके बोलते हैं कि किसी बघेल को 500 करोड़ रुपए मिले हैं, कहा है वो 500 करोड़ रुपए? क्यों नहीं महादेव आपकी अभी तक लोग पकड़े गए? परमवीर जी जल्दी से, फिर उसके बाद मुकेश जी आपके पास। राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, कुल मिलाकर ये कह रहे हैं राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। एक पार्टी थी, एक पार्टी के बड़े नेता थे जिनको मैं भी बहुत पसंद करता था 2012 तक। उनका ही कहना था कि ईडी और सीबीआई को क्या करती है, ईडी सीबीआई उनको काम क्यों नहीं करती है। तो ये चेंज ऑफ एटीट्यूड जो आया कुछ सालों में, मुझे लगता है कि ईडी काम ठीक कर रही होगी अपना, मुझे लगता है ठीक काम कर रही होगी वो। और बाकी साहब जो मैंने डाटा पढ़ा है, ये पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है। अब तमाम तरीके के डाटा पेश किए जाते हैं मार्केट में, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी। अब ये सामने दर्शक का विवेक है कि वो किसे ऑन सेटिंग माने।
लोकसभा के अंदर जो रिप्लाई मिनिस्टर देता है उसको ऑथेंटिक माने, कि या एक इंटरनेट के ऊपर मैं कोई आर्टिकल डाउनलोड करता हूं मैं उसको ऑथेंटिक मानूं? ये मेरी अपनी एक समझ हो सकती है। तिलक जी, ये प्रियंका चतुर्वेदी ने क्वेश्चन पूछा था ईडी के ऊपर, उसके ऊपर यह जवाब आया था। मेरा जवाब नहीं है, डॉक्टर परमवीर, मुझे लगता है एक बार थोड़ा बैठ कर पढ़ना चाहिए, उसके बाद अगर इस पे बात करेंगे। अगर इसमें से कोई भी चीज गलत होगी तो मैं पब्लिकली आके माफी मांगूंगा। एक मिनट। ये कह रहे हैं मुकेश जी कुल मिलाकर कि भाई आप चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। जो बात चिराग जी ने कही, राज जी ने कही, राज जी ने दबी जुबान में कही, राज जी ने लेकिन ये कहा कि भैया हमें छूट थी तो हमने कहा कि भैया फ्रेंडली मैच खेलो। यहां दूसरा मसला है, भ्रष्टाचार आप खत्म करना चाहते हैं ना, यही कह रहे हैं ना मुकेश जी? जी। एक बात बताइए, ये अजीत पवार जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं? सवाल हो गया आपका सर? आप जवाब दो। नहीं, हंसी नहीं। आपको बड़ा आनंद आ रहा है, आप ही ने आप पार्टी पे लांछन लगाया और आज आप इस प्रकार से उनका डिफेंस कर रहे हैं। जवाब दो जो पूछा गया। चोर मुस्तेरे भाई, तो ये जो आपस में चोरों का ये जो सम्मेलन बना हुआ है, सुन तो लीजिए। अब आप सुनिए, आपने जैसे कहा, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि धीरज कुमार साहू की बात आई, मैं अजीत पवार पे आता हूँ। धीरज कुमार साहू की बात आई, उनके पास 325 करोड़ रुपए नकदी निकली। आज पढ़ रहा हूँ आगे, आप इतने बेसाब क्यों हो रहे हैं? आप के बारे में बात बोलिए। अरे भाई आप ये देखिए, दिक्कत ये है कि बात नहीं करने दे रहे। अरे किसी कॉन्टेक्ट में बात करूंगा ना, राजीव को नहीं। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं भाई हमारी दुखती रट में हाथ मत रखो, साहू जी का नाम मत लो। अच्छा ठीक है, बोल दिया मैंने। राज जी सवाल पे जवाब दो। साहू जी अगर आप राज जी साहू जी पे, अच्छा साहू जी का नाम मतलब उनके दुखती रट पे हाथ मत रखो मुकेश जी। ठीक, मैंने बोल दिया। राज जी अब एक मिनट सुन लो। उनके साहू जी से क्या संबंध है? मैं तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बात करने दीजिए प्लीज। अरे बात करने दीजिए, आप गंभीर डिस्कशन, आप उसको मजाक में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने देश को जो है इतने सालों तक लूटा है, और आप जो है मतलब आप अपने गृहपात को जाके तो देखिए, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने देश को जो है लूट करके खत्म कर दिया देश को। देश के नौजवान से कर रहे हो, बोले जा रहे हैं, देश की महिला से कर रहे हो। राज जी का ऑडियो अभी नीचे रहेगा। राज जी प्लीज। मुकेश जी अब अपनी बात, एक मिनट। राज जी जब आप बोल रहे थे, मुकेश जी बोल रहे थे क्या बीच में? नहीं ना, आपने जो पूछा। हाँ तो उसका जवाब, सर मेरा काम है ना जवाब लेना। भ्रष्टाचारी है या नहीं है? राज जी मेरा काम है ना जवाब लेना। सवाल जब मैंने पूछा तो मुझे मालूम है जवाब लेना। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट प्लीज। मुकेश जी, अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं? देखिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं जरा शुरू करूँ, एक बात ऐसी है कि जिससे इनके स्टेटमेंट और आर्गुमेंट जो है खत्म हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि अजीत साहू को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया, धीरज साहू को। मैं ये कह रहा हूँ, फिर देखिए शुरू हो गए। अरे भाई शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए भैया। पवार पर आइए ना। नहीं मैं आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। राज जी प्लीज ऑडियो नीचे। अगर हम कांग्रेस के खिलाफ हैं तो हम इनको अरेस्ट कराते। अगर हमारे हाथ में सारी पावर होती तो हम इनको धीरज साहू को अरेस्ट कराते। तो इसका नहीं, अजीत पवार की बात कर रहा हूं सर मैं आ गया अजीत पवार पे। तो हमने तो खुद ही प्रोटेस्ट किया, इनको अरेस्ट करो। अब जहां तक अजीत पवार का मामला है, क्या कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया है? मुझे आप ये बताइए जरा। अच्छा, तो मतलब आपने झूठे आरोप लगाए थे? नहीं झूठे आरोप नहीं, ठीक है। और देखिए लांछन तो लग ही सकते हैं। अच्छा लांछन लग सकते हैं। अच्छा एक मिनट आपकी बात सही है। अगर कोर्ट से कन्विक्ट हो जाते हैं तो उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, साफ बता रहे हैं हम आपको। अच्छा सर एक मिनट। और ये अजीत पवार के साथ गले नहीं मिल रहे थे कांग्रेस वाले? मुझे बताइए, महागाड़ी सरकार में किसके साथ लेकर मुकेश मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप ही की बात ऊपर रख रहा हूँ सर। सवाल तो ले लीजिए आप ही। चले ठीक है, किसी और को कहा होगा नेशनल करप्ट पार्टी। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने कहा कि अजीत पवार अगर साबित होगा तो फिर, लेकिन प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, कहां गई जांच? नहीं तो छगन भुजबल के अगेंस्ट ये कह रहे कि आप कह रहे फाइल ही गुम हो गई सारी। नहीं छगन भुजबल के अगेंस्ट जांच हुई। 2.5 से 3 साल जेल के अंदर रहे छगन भुजबल। तो ये तो नहीं कि छगन भुजबल नहीं, वो कह रहे हैं कि अब तो आपने फाइल ही घुमा दी उनकी। फाइल घुमा दी हो तो फाइल क्या, आजकल तो डिजिटल जमाना है, फाइल घूमने का कोई मतलब ही नहीं, फिर वापस आ जाएगी, हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पर जो बात सामने आई कि भाई अजीत पवार पहले भ्रष्टाचारी थे, अब पाक साफ हो गए, डिप्टी सीएम हो गए आराम से। हम नहीं कह रहे
सर एक मिनट, डिप्टी सीएम बनाया है ना सर आपने, आप ही ने तो, आपकी बदौलत तो वो डिप्टी सीएम बने। एकनाथ शिंदे बीजेपी में आने से पहले भ्रष्टाचारी थे, अब पाक साफ मुख्यमंत्री बन गए। ज्योतिराज सिंधिया, पहले आपने उनको भ्रष्टाचारी बोला, आपकी पार्टी में आए, केंद्र में मंत्री बन गए। हार्दिक पटेल, पहले आपने कहा ये भ्रष्टाचारी, आजकल युवा नेता हैं आपके। हेमंतवा बिस्वा शर्मा, पहले आपने कहा भ्रष्टाचारी, बुकलेट जारी की, असम के मुख्यमंत्री बन गए आपकी पार्टी में आने के बाद। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पहले भ्रष्टाचारी, आपने आरोप लगाए, अब आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता। सुनील जाखड़, पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, फिर आपने पंजाब का अध्यक्ष बना दिया। बीएस येदियुरप्पा, पहले भ्रष्टाचारी और अब आपकी पार्टी में पूर्व सीएम के पद पर तैनात हैं। और नारायण राणे, पहले जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अब वो राज्यसभा के सांसद हैं। और हां, वो शवंदु अधिकारी, नारदा स्टिंग घोटाला। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? मुकुल रॉय का भी नाम ले लीजिए, उसमें क्या हो गया? हाँ, भूल गया था, सॉरी, आपने याद दिला दिया। मुकुल रॉय, उनका भी नाम लीजिए। जो आपके साथ आया वो पाक साफ हो गया, कुल मिलाकर यही है ना? देखिए, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात इसलिए है क्योंकि हम लोग, अब आप कहें कि पीडीपी के साथ आपने क्यों साथ दिया? नहीं, पीडीपी वाला मसला तो अलग था। सुन तो लीजिए, बहुत समय ऐसा होता है कि जब तक, देखिए फंडामेंटल रूल ये है कि जब तक कन्विक्शन ना हो जाए, हम जो है उसके साथ निभाएंगे। अगर मान लीजिए उनका कन्विक्शन होता है तो हम उनसे दूर हो जाएंगे, ये हमारा फंडामेंटल। सर जांच कहाँ है? इक्वेशंस है सर, जांच कहाँ है, यही तो सवाल है। अगर आप हिंडनबर्ग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जांच, सर मैं हिंडनबर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिन पर आपने आरोप लगाए, वो आपकी पार्टी में आए, उनके पाप सारे कैसे धुल गए? फिर वो वॉशिंग मशीन का नाम बता दीजिए, राजनीति ले लेंगे और चिराग जी भी ले लेंगे। मान लीजिए हमारे अंदर कोई राजनीतिक कुंठा है, हम जो कर्तव्य हमारा होना चाहिए वो नहीं उसका कर रहे हैं, तो आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले, आप जाकर के रेट पिटीशन फाइल करिए कि इनका इन्वेस्टिगेशन शुरू कराइए। तो सर इसका मतलब ये हुआ जो बात चिराग जी कह रहे थे, हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या बीजेपी के साथ आ जाएंगे, हमारे पाक भी धुल जाएंगे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल करिए इन्होंने अजीत पवार के खिलाफ कि साहब इनका इरिगेशन स्कैम को दोबारा से खुलवाया जाए। कोई एक भी पिटीशन दिखा देंगे कांग्रेस वाले, अरे ये लोग गले मिलते हैं शाम के समय, इनको ये सोच रहे हैं कि किसी दिन शायद ये वापस आ जाए तो हमारी फिर महागढ़ी सरकार बन जाए, तो ये तो दिन में उसके सपने देखते रहते हैं। अच्छा सर, इनकी जांच कहां गई जिन पे आपने आरोप लगाए? किनकी जांच कहां गई? जिनके मैंने नाम लिए, आरोप आपने लगाए थे ना? हमने आरोप लगाए, तो जांच अगर हमने गलत बंद करी है तो आप इसको खुलवा दीजिए। नहीं, मैं कौन होता हूं सर, सरकार आप नहीं, आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो आलोचक है जिनके साथ अजीत पवार के साथ ये बैठ के गलबैया कर चुके थे, सरकार में मलाई काटी थी इन्होंने, कांग्रेस वालों ने, अभी अजीत पवार उनको नजर आ रहा है। लेकिन कहा तो देवेंद्र फडणवीस जी से था, एक मिनट कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, ये बात तो उन्होंने कही थी। नहीं तो कल अगर उनके खिलाफ मुकदमे में कन्विक्शन आता है तो चक्की पीसिंग करेंगे, और नहीं आता है तो वो बिना चक्की पीसिंग तो करेंगे। बिना जांच के कैसे आ जाएगा? अब इनके आप देखे ना, लालू प्रसाद यादव के साथ ये गलबैया कर रहे हैं। चिराग जी आपकी बात, फिर उसके बाद राज जी आ रहा हूँ आपके पास। चिराग जी वो ये कह रहे हैं सबूत है तो कोर्ट जाओ, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल तिलक जी, ये बिल्कुल बहुत आसान तरीका है बोलने का कि आप हर चीज के लिए कोर्ट जाइए, तो फिर एजेंसीज का रोल क्या है? हमने तो लिखित में लेटर दिए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के खिलाफ, जो एक यहाँ पर जमीन का घोटाला हुआ, उसके लिए आज तक ईडी नहीं आई। नरेंद्र तोमर एक इनके नेता है, उनके सुपुत्र का वीडियो कॉल है जहां वो बोल रहे हैं 500 करोड़ रुपए यहाँ भेज दो, 1000 करोड़ रुपए यहाँ भेज दो। इतने बड़े बड़े अमाउंट है कि मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है, पर ना कोई ईडी पहुंची, ना कोई सीबीआई पहुंची। अब आप कह रहे हो नहीं, इसके लिए आप जाओ पहले कोर्ट, कोर्ट बोलेगा कि ईडी और सीबीआई, अरे भैया लिखित कंप्लेंट दे सकते हैं ना ईडी को, हमने लिखित कंप्लेंट दे दी। अब ईडी अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसके लिए होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या होम मिनिस्टर को ईडी रिपोर्ट नहीं, उनके अगर उन्होंने पाप किया, आप कह रहे हो कि भैया हमें भी छांव दे दो, इसका मतलब ये हुआ ना चिराग जी? नहीं, हम कहाँ छांव मांग रहे हैं, और हमें तो छांव मिल भी नहीं सकती। देखिए तो सर आपको दिक्कत क्या? आपने जब कुछ किया नहीं है तो जाकर पेश हुई है ना। तिलक जी आप मुझे बता दीजिए, मैं तिलक जी को बुलाना चाहता हूँ ईडी, अब तिलक जी को एज एन एंकर बुलाना चाहता हूँ, मैं तिलक जी को एज एन इंडिविजुअल बुलाना चाहता हूँ, मैं उसे कंपनी के पार्ट से बुलाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी तैयारी वैसे करके आऊंगा ना कि अगर मैं नेशनल कम्युनिटी कॉल पे जा रहा हूँ तो मेरे नहीं सर, आप भगत सिंह की पार्टी है, इतना डर क्यों? फिर समझ रहे हो मेरी बात? सीबीआई के सामने है ना, भगत सिंह की पार्टी है आप तो। मैं तो कह रहा हूँ ना सर, हम तो लिखित में दे रहे हैं कि आप हमें बता दो, हम आ जाएंगे। मुकेश जी दिक्कत क्या है? कह रहे हैं लिखित में दे दो, बात ही खत्म हो जाएगी।
बता दो भाई किस लिए बुला रहे हो आप। वो कह रहे कम से कम हमें पता तो हो किस लिए बुला रहे हो। एक मिनट, राजी और परमवीर जा रहे हो। नहीं तो आपको जाने में क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ये बताइए। क्वेश्चन क्यों चाहिए आपको? आप फिर 26 जनवरी का क्यों बहाना ढूंढ रहे हैं? आप फिर चुनाव का बहाना क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर आपके और मंत्री जाकर के ईडी का इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं तो आपको कॉर्पोरेशन से डर क्यों लग रहा है? अगर आपका दामन पाक है तो आप जाइए, बैठिए उनके साथ। ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? कंडीशनल इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब होता है? जाइए उनके साथ 4-5 घंटे बैठिए, अगर उनके कोई क्वेश्चन का होगा तो आप उनका जवाब दे दीजिए। ये कहना था हमें क्वेश्चनर भेज दीजिए, इससे ज्यादा बिजी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, दिल्ली स्टेट को चला रहे हैं, इससे पूरी दुनिया की इन्होंने जिम्मेदारी केजरीवाल ने ले रखी है। तो ये इस प्रकार के बचकाने बातें करके आप अपने ऑफेंस को और कंपाउंड को। अच्छा मुकेश जी एक बात बताइए, केजरीवाल और हेमंत सोरेन अरेस्ट हो सकते हैं लगता है आपको? नहीं, मुझे मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में अगर बाय द वे कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनका अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है कि वो अरेस्ट हो सकते हैं, कस्टोडियल इंटेरोगेशन करें, और अगर उनके पास बिल्कुल अरेस्ट करेंगे, कन्विंसिंग क्लिंचिंग एविडेंस मिलता है। अच्छा राज जी आपको लगता है ये अरेस्ट होंगे? अब अरेस्ट तो ये तो कुछ भी कर ले भाई, ये तो सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा। ये तो मुकेश भाई इंस्पेक्टर की भूमिका में बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं तो नहीं ये वो वाली बात नहीं है कि इमरजेंसी है रातों रात सारे के सारे नेता उठा लो और सबको अंदर कर दो और ज्यादा बोले तो नाखून खींच लो, ये वो वाला वक्त नहीं है राज जी। वो छोड़िए, हाँ, अच्छा वो छोड़ दिए, उसका हमने भुगता है, उसके बाद जीता भी है, और जब हम जीत गए तो उसके बाद सारी चीजें खत्म हो गई। अच्छा मुझे एक बात तो ये लाइव में कमेंट आया, कह रहे राज जी ईडी ने बना दी जोड़ी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आती हुई। बस मैं एक सवाल मुकेश भाई से पूछना चाहता हूँ, भुजबल साहब, वो असम के मुख्यमंत्री शर्मा, अजीत पवार, वो कह तो रहे आप कोर्ट चले जाओ, थे या नहीं थे? आप गए कोर्ट, एक भी पिटीशन फाइल करी आपने इन इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ? मैं मुकेश भाई आपका पाप पता क्या है? नहीं आपका पाप पता क्या है? आप कमल का ये फूल लगाया हुआ, अगर आपने यह कमल घट्टा की माला पहनी होती वाकई सच कहते। अच्छा जब आपके साथ कमल घट्टा की माला पहनी होती तो सच कहते। ये जो आपने लगाने ना पट्टा, ये सनातन धर्म का धोखा है। आप सनातन धर्म को धोखा दे रहे हो। आपने जितना धोखा इस देश की जनता से करा, जितना इस देश की जनता ने आपको 2014 में बड़े प्यार से चुना था। राजी मुद्दे पर आइए ना राजी। 2024 में भी हमारे 400 से ज्यादा आने वाले हैं। आप अपने काम को संभालिए, गठबंधन को संभालिए, स्लोगन चल रहा है बिखर चुका है पूरी तरीके से। 400 पार, अरे भैया आपकी बात 400 पार होगा, आगे भी 400 पार होगा, एलानिया कह रहा हूं, क्योंकि 400 आपस बिखर चुके हैं। करेंगे दोनों मिलकर भ्रष्टाचार, आप लोग अत्याचार। नहीं ये परमवीर जी नहीं पर्सनल नहीं, मुद्दे पर आइए ना राज जी। ये आप पर्सनल नहीं है, आप मतलब बीजेपी खंबा का सौटे, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा। एक मिनट परमवीर जी एक मिनट, ये मसला तो अब दो धारी तलवार हो गया ना, दो धारी तलवार हो गया। गिरफ्तारी हुई तो दिक्कत, नहीं हुई तो दिक्कत, कि नहीं? तिलक जी, एज अ कंसर्न सिटीजन अगर गिरफ्तारी होती है तो ये भारत के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि पहली बार इतिहास में होगा कोई सिटिंग सीएम जेल जाए। जो पहले जयललिता जी गई थी और लालू यादव जी गए हैं, तो उस समय वो बड़ा किरकिरी होती है। नहीं, चिराग जी तो कह रहे हैं जेल से सरकार चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताइए, किसी को आदमी गिर जाता है कहीं सड़क पे, उठकर वो कपड़े झाड़ के आगे चलता है या हंगामा करता है वहां पर? ये चलिए अपनी अपनी सोच हो सकती है, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। जेल से चलाएंगे, कोर्ट अलाउ करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी बातें होंगी, वो देखा जाएगा। नहीं वैसे भी कहते हैं केजरीवाल जी किसी फाइल पर साइन नहीं करते इतनी आसानी से। वो तो है साहब। देखिए केजरीवाल जी ने जब आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के ऊपर भी आरोप लगाए थे। पंजाब के लीडर है बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, उनको ड्रग पेडलर पे क्या क्या बोला था। उन्होंने डिफेमेशन केस फाइल किया था इनके खिलाफ, तो उसका बाद में क्या हुआ था? माफी मांगकर हटे थे पीछे। फिर बार बार सरकार अब पंजाब में बनी हुई है आम आदमी पार्टी की, क्यों नहीं भेज देते हैं आपको? आपका जो कहते हैं जैसे ईडी मान लीजिए भाजपा की जेब में, तो पंजाब की विजिलेंस भी तो आपकी जेब में ही होगी ना वहां पर। तो वहां पर अभी तक बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को क्यों? अब आपको क्या लगता है इसका एंड क्या है? चुनाव तक यही रहेगा? वो जो कहानी हम सुना करते थे चूहा बिल्ली की खेल, वो कुछ इस तरह? मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। देखिए अगर ईडी के लोग अगर काम करेंगे अपना, ये देखिए एक धारणा बनाई जाती है कि किसी के ऊपर आरोप लग गया तो उसी को सिद्ध करना है कि वो बेकसूर है। जी हाँ, वो बेकसूर सिद्ध करना उनका काम होता है, लेकिन कसूरवार ठहराना ईडी के ऊपर या किसी भी जांच एजेंसी। तो क्या आम आदमी पार्टी खुद को शहीद घोषित करना चाह रही है? शहीद घोषित उनके करने से नहीं होंगे साहब। देखिए जो शहीद थे, शहीद तो
जो है वो सबके सामने होते हैं। वो नैरेटिव बनाने से बात बनने नहीं वाली है, वो बात नहीं बनेगी वो नैरेटिव बनाने की। नहीं, राज जी के लिए तो अब कंफ्यूजन होगी ना, क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं। सर देखिए, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। वो चक्कर क्या है राज जी ना, एकदम पर्सनल हो जाते हैं कि तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। अब बेचारी उनकी पार्टी धरातल पर चली गई तो उनको तो खींच मिचेगी मेरी बात उनको तो खींच मिचेगी उनकी बात से क्या करें यार। बाकी मजबूरी है उनकी। पहले सबसे पहले आम आदमी पार्टी का विरोध कांग्रेस पार्टी करती थी। शीला दीक्षित जी को आप ही के नेता थे, ये छितर नितर कर करके बेचारी उनकी आत्मा कितनी रोती होगी जब वो देखती होगी उन्हीं की पार्टी आज आप उनके साथ हाथ में हाथ डाले बैठे हैं। थोड़ा सोचिए शीला दीक्षित जी के बारे में। मुझे अब भी याद है दिल्ली को डीकंजेस्ट शीला दीक्षित जी ने किया था। एक बात पूछूं आपसे, आप यही वही लोग हैं आम आदमी पार्टी के। पूछो परमवीर भाई, एक बात पूछूं। आपका पूछेंगे, आप रुकेंगे थोड़ी आप। अरे सुनो, पूछ रहा हूँ, सीने पे हाथ रख के कह दो कि दिल पे ख्वाब प्रवक्ता बनने के है या नहीं है, बस इतनी बात बता दो। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बनने के ख्वाब है मेरे। आपकी जगह बैठना है मुझे एक दिन। नहीं, मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बनना है। ये एक मिनट राज जी, आप किसके क्या ख्वाब हैं? आपको मैं नंबर दे दूंगा, परमवीर जी से पर्सनल टच कर लीजिए, आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? आपके यहाँ वैसे भी नेताओं की कमी है, बुलाना चाहो बुला लेना। एक बात मैं जानना चाह रहा था मुकेश जी, लाइव में एक कमेंट आया चलते चलते, क्योंकि अगर उस पर भी कुछ आप टिप्पणी करना चाहें तो ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले किसानों ने झुकाया, अब ट्रक बस चालकों ने जो है आपको झुका दिया। वो कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, शायद लाइव में कमेंट आया इसलिए पढ़ रहा हूं। वो कानून वापस ले लिया आपने, कह रहे हैं जहां तक झुकना पड़ा ना। नहीं, जहां तक ट्रकों का मामला है वो एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो उनके, अब ठीक है, अगर जनता की प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है तो हमें संशोधन करने का हमको करना चाहिए संशोधन। अगर जनता, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर जनता में रोष है और अगर फार्म बिल हमने वापस ले लिए तो मैं समझता हूँ अंतर्गतवा कितना नुकसान इन्होंने किसान कम्युनिटी का किया है, जिसके अंदर खालिस्तानी एलिमेंट घुस गए, जिसके अंदर नहीं किसानों, सर वो 700 किसान की मौत हुई है ना उसमें, फिर उसका जिम्मेदार कौन? मैं कहता हूं कि वो सबसे ज्यादा हाईली पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजिटेशन था फार्मर्स का। उसमें पूरे देशव्यापी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं था। अच्छा, सारे खालिस्तानी थे वो? कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खालिस्तानी थे, लेकिन खालिस्तानियों ने झंडा लगाया कि नहीं लगाया लाल किले के ऊपर? मुझे आप बताइए जरा, क्या वो लोग इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं थे? हाँ। क्या ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट? तो फिर खालिस्तानियों के दबाव में झुक गए आप? नहीं, हम झुके नहीं है। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने उन बिल्स को जो है कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाला, जब समय अनुकूल होगा तो दोबारा से उनको हम पुनरावृत्ति करेंगे। मतलब सर वो बिल वापस आएगा? नहीं, उसको अगर रिफाइन करना पड़ा, उसमें कुछ ऐसी नहीं, आप कह रहे हो कि वो बिल वापस आएगा वैसे? अब नहीं, देखिए अब ऐसा है, उन्होंने कहा एमएसपी को लॉ बनाइए। मुझे बताइए, इन्होंने एमएसपी का लॉ बनाया था पहले क्या? पहले एमएसपी लॉ आपने बनाना था ना सर एमएसपी पे लॉ। नहीं, हम एमएसपी पे लॉ, अरे जब हम एमएसपी की गारंटी प्रधानमंत्री दे रहे हैं उस पर भी इनको विश्वास नहीं है। अच्छा, मतलब गारंटी देंगे लेकिन लॉ नहीं देंगे। खैर, अच्छा एक बात परमवीर जी, ऐसा क्यों होता है? आप सीए का आपने कानून बनाया तो विरोध हुआ, एनआरसी का विरोध हुआ, अब ये ट्रक हिट एंड रन वाला मामला, आपको यू टर्न लेना पड़ गया। किसान आंदोलन में भी आपने देखा आपको यू टर्न लेना पड़ गया। ऐसा फिर क्यों होता है कि यू टर्न लेना पड़ जाता है आपको? तिलक जी देखिए, बार बार विपक्ष एक आरोप लगाता है सरकार के ऊपर। परमवीर जी फाइनल कमेंट प्लीज मुकेश जी का, एक मिनट। मुकेश जी, क्यों यू टर्न लेना पड़ता है आपको? राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था प्रेस में, जो मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा पारित था। सवाल राहुल गांधी नहीं है ना? हाँ, नहीं तो यू टर्न क्या मतलब है? देखिए ये सुन लीजिए परमवीर जी, एक मिनट राज जी प्लीज। राज जी इतना गुस्सा मत हुआ करो, क्यों बीपी हाई करते? मैं वैसे नॉर्मल सवाल पूछता हूँ, वो वाला नहीं। एक तो सबसे पहले अफसोस ये है कि आपके कार्यक्रम में समांतर एंकर बने हुए हैं कुछ लोग, और वो लगातार सवाल और वो कर रहे हैं डिस्टर्ब। मुकेश जी, मैंने नीचे ऑडियो कर दिया ना, आप अपनी बात रखिए। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हमने यू टर्न लिया है, ठीक है, एक इतनी बड़ी प्रजातंत्र के अंदर अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों का हमने संरक्षण किया है और हमने कहीं सोचा है, यानी आप मानते हैं कि आपका गलत फैसला था? नहीं, तो गलत फैसला नहीं था, लेकिन अब पब्लिक प्रेशर में आकर के अब मुझे बताइए कि जैसे हिट एंड रन वाला केस है, हमने उसको अविलंब वापस लिया। जो अराजकता फैली थी उसको हमने तुरंत बंद किया, और जो स्ट्राइक थी, तो अगर कभी अगर कदम गलत नहीं होता है। देखिए, राष्ट्र के दूरगामी इंटरेस्ट को लेकर के अब जिस समय कंप्यूटर आए थे तो पूरा बैंकिंग लॉबी ने प्रोटेस्ट किया था कि टाइपराइटर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक तो सर, इस प्रकार की
तो अच्छी बात है, मुझे आपने बताइए। कहा कि जनता के हित में लगा तो हमने कदम पीछे खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सवाल बीच में आ गया था लाइव डिबेट में, तो मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछ लिया। थैंक यू सो मच राज जी, आपका भी, चिराग जी आपका भी, मुकेश जी आपका भी, और परमवीर जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ईडी का संबंध, इंडिया गठबंधन में टेंशन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।